नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं। स्थानीय कार्यक्रम और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आज मुलाकात करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। तो पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करने का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। तो 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड सरकार ने 7,000 पदों पर समूह ग की परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने का प्लान तैयार कर लिया है। विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार का कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। आयोग ने चरणवार परीक्षा कराने के लिए भी कहा गया है। परीक्षा आयोजन के लिए सभी इंतजामों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी जाएगी और आयोग के सहयोग के लिए हर जिले में एडीएम स्तर के ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। तहसील नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के लिए समन्वय की जिम्मेदारी एसडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट की होगी। परीक्षा केंद्र में 200 मीटर तक परिधि तक धारा 144 लागू की जाएगी। जनपदीय कोषागार और गोपनीय सामग्री विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने एवं परीक्षा के बाद गोपनीय सामग्री से संबंधित शील्ड पैकेट आदि पोस्ट ऑफिस या लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए जाएंगे। ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भर्तियों को लेके जो शिकायतें आई थी, उसके बाद जो सरकार ने कार्रवाई की, एक तो सबसे पहले इसमें केसेस रजिस्टर किए गए थे और जो लोग इसमें इस पूरे मतलब गड़बड़ी में शामिल थे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ हमारी कार्रवाई कर रही है। लगभग आपको सबको पता ही है, लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे जुड़े हुए जो भी पहलू हैं सभी की गहनता से जांच की जा रही है और आगे उसमें जो कानूनी कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। सरकार ने यही निर्णय लिया कि ये भर्तियां जो हैं अब हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है हरिद्वार में उसको ट्रांसफ़र कर दी जाए और कैबिनेट के द्वारा ये निर्णय लिया गया और इसके तहत लगभग 7,000 के करीब भर्तियों को आयोग को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और इसमें आयोग ने भी बहुत मतलब मैं कहूँगा तेज़ी से कार्रवाई की है और अभी कुछ दिन पहले ही आयोग ने एक कार्य योजना बनाकर सरकार को एक डिटेल मतलब अपना प्रपोजल दिया है कि किस तरह से वो इन 7,000 जो भर्तियां प्रभावित हुई थी उनको तेज़ी से फिर से उनको पूरा करेंगे। और जो उन्होंने अपना प्लान दिया है उसके तहत मैं समझता हूँ पहले चरण में लगभग 4,000 भर्तियाँ अक्टूबर माह तक उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उसके कुछ दिन बाद बाकी भी जो 3,000 भर्तियाँ उनको करनी है उसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और उसके देखरेख में ये जो भर्तियाँ रुक गई थी जांच की वजह से उनको पूरा करने का काम जल्दी से हो जाएगा ताकि जो हमारे युवा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले इन भर्तियों में आवेदन किया था उनको फिर से इन नौकरियों के लिए कम्पीट करने का अवसर मिले और प्रदेश को शीघ्र अतिशीघ्र ये जो रिक्त पद हैं इनको भरकर एक तरफ जहां युवाओं को रोज़गार मिले और जो सरकारी सेवाओं को भी और बेहतर ढंग से पब्लिक को पहुंचाने में हमें मदद मिले। मतलब डिटेल में तो मैं वो प्रपोज़ल नहीं वो करना चाहूँ, लेकिन उन्होंने एक चरणबद्ध तरीके से इसमें सरकार से कुछ विषयों पर सपोर्ट मांगा है और नेचुरली आयोग हमारा ही अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इन भर्तियों को सुचारू रूप से जब पूरा करने में आयोग हमसे जो भी मदद मांगेगा उसको। शहरी विकास विभाग में चला सीएम पुष्कर सिंह धामी का चाबुक। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम धामी ने दिया बड़ा झटका। शहरी विकास विभाग में 74 कर्मचारियों के बंपर तबादलों पर रोक लगाई गई है। सीएम पुष्कर धामी ने तबादलों पर रोक लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। 74 कर्मचारियों के तबादलों कर जर्मनी निकल गए थे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। बैकडोर भर्ती विवादों में
घिरे हुए हैं, तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक और कारनामा। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर विवादों में घिरे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने शहरी विकास विभाग में 74 कर्मचारियों के बंपर तबादले कर जर्मनी निकल गए, लेकिन इन बंपर तबादलों पर विवाद खड़े होने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर तत्काल रोक लगा दी। आपको बता दें, 17 सितंबर देर रात शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के शहरी विकास विभाग में 74 लोगों के ट्रांसफर की लिस्ट तैयार की गई है। ट्रांसफर की लिस्ट पर मंजूरी देने के बाद सुबह होते ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जर्मनी के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन मंत्री अग्रवाल के जर्मनी के लिए उड़ान भरने से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह फैसला पलट दिया और तत्काल प्रभाव से इन तबादलों को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती घोटाला सुर्खियों में है और इस घोटाले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है, तो वहीं इस घोटाले के केंद्र बिंदु के रूप में प्रेमचंद अग्रवाल विपक्ष के निशाने पर हैं। तो जहां एक तरफ बैकडोर से जिस तरह भर्तियां की गई थी उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, अब 74 लोगों के जो ट्रांसफर हुए हैं उस पर विवाद खड़ा हो गया है। एक बार फिर से विवादों में प्रेमचंद अग्रवाल नजर आ रहे हैं। तो 74 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया था, लेकिन उससे पहले कि ये पूरा विवाद आगे बढ़े, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे विवाद को रोकते हुए उन सभी ट्रांसफर को भी रोक दिया है। तो 74 कर्मचारियों के तबादले का कर जर्मनी गए थे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। तो बैकडोर भर्ती विवाद में घिरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक और कारनामा सामने आया। उत्तराखंड में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जर्मनी की उड़ान भरने से पूर्व शहरी विकास विभाग में 74 कर्मियों के तबादले कर दिए हैं। हालांकि रविवार को इसकी जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से इन तबादलों पर रोक लगा दी है, लेकिन कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रेमचंद अग्रवाल नियुक्तियों में मिले पैसों को ठिकाने लगाने, जांच से बचने के लिए जर्मनी गए हैं। तो वहीं शहरी विकास विभाग में 74 कर्मियों के तबादलों को कांग्रेस ने सर्कस करार दिया। तो वहीं बीजेपी नेता मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव करते दिख रहे हैं। अजीब सा सर्कस चल रहा है प्रदेश के अंदर। पहले तो सवाल ये उठता है कि शहरी विकास मंत्री प्रदेश से बाहर गए कैसे? उन्हीं के ऊपर तो बवंडर खड़ा हुआ है। मेन कल्प्रिट, मेन सस्पेक्ट वही है विधानसभा नियुक्तियों के। ऐसे में जो समिति जांच कर रही है वो कभी भी उनको बुलावा भेज सकती है, समन कर सकती है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी का जर्मनी जाना ही अपने आप में शक के घेरे में है कि उनको जानबूझ के बाहर भेजा जा रहा है ताकि सब लोग इस प्रकरण को भूल जाएं, या फिर वो नियुक्तियों के दौरान कमाए हुए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कितनी किरकिरी सरकार की और प्रशासन की इसमें हो रही है कि आप तबादले करते हैं, मानसून सत्र में करते हैं, मानसूनों के दौरान तबादलों पर रोक होती है, ये सबको पता है, लेकिन मंत्री महोदय बाज नहीं आ रहे हैं और जाने से पहले आनन फानन में इतने तबादले कर गए जिन्हें मुख्यमंत्री को निरस्त करना पड़ा। आखिर कितने मंत्रियों के निर्णय बदलेंगे और पलटेंगे मुख्यमंत्री? क्यों आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का? कोई भी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम का हिस्सा होता है और उसके मुखिया मुख्यमंत्री जी होते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने विभागों के स्थानांतरण कर सकता है और अगर किसी प्रकार का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है या उन्हें लगता है कि कहीं कोई टेक्निकल कमी रह गई है तो वो उस पर रोक लगाने का काम कर सकते हैं। शेष विषय माननीय मंत्री जी के विदेश यात्रा से वापस आने। उत्तराखंड के नगर विकास विभाग में हुए 74 तबादलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रोक के बाद परिवहन निगम के मंत्री चंदन राम दास ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। परिवहन विभाग में भी विचलन लगाकर बहुत बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारी थी और इस पर मंत्री चंदन राम दास के अफसरों से अनावश्यक तबादले नहीं करने और तबादलों संबंधी कोई फाइल नहीं लाने की बात कही है। मंत्री चंदन राम दास कहते हैं कि सिर्फ प्रमोशन या आवश्यक तबादले जो कि पोस्टिंग के आधार पर होने हैं उन्हें ही किया जाएगा। आज ही मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि नगर विकास में जो स्थानांतरण हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको निरस्त किया है। उसमें कोई ना कोई मामला जरूर हो रहा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार है
कि वो उसको निरस्त कर सकते हैं। मेरे विभाग का जहाँ तक मामला है, मैंने ये प्रयास किया है कि कम से कम तबादले हों, क्योंकि मिड सीजन हो गया, अधिकारियों के बच्चों ने अपने स्कूलों में एडमिशन ले लिए। हाँ, कुछ आवश्यकी जैसे किसी की पदोन्नति होनी है, किसी की प्लेसिंग होनी है, इस बीच हमने बहुत सी चौकियाँ समाप्त की हैं। तो चौकियों से हमारे जो आरआई हैं, जो अन्य हैं, उनका समायोजन होना है। मगर मेरा प्रयास होगा कि मैं आवश्यक स्थानांतरण ही अपने विभाग में करूँगा। अनावश्यक स्थानांतरण को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से दिव्यांग राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को दोगुना किया जाएगा। आदेश के तहत रुड़की के प्रकाश कांति और देहरादून के अमित ओबरॉय की पेंशन धनराशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है, जिसके लिए राज्य आंदोलनकारी मंच ने सीएम का आभार व्यक्त किया। राज्य आंदोलनकारी मंच माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करता है। जिस प्रकार से उन्होंने बड़े भाई रविंद्र जुगरान जी के प्रयास को रंग देने का काम किया है और हमारे दो दिव्यांग राज्य आंदोलनकारी जो आधा शरीर जिनका काम करता है, उसमें अमित ओबराय हमारा छोटा भाई और उसमें जो है प्रकाश कांति बड़े भाई जो हैं, जिस प्रकार से उनको राज्य आंदोलन में जिस प्रकार से उनको आज तक वो जो उस चीज़ की पीड़ा झेल रहे हैं, उनको जो 13 अगस्त 2010 के दौरान जो 10,000 रुपये पेंशन थी, आज वो 20,000 रुपये कर दी गई है। इसके लिए पुनः एक बार जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच माननीय मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद देता है और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में जल्दी वो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के 10% तैथित आरक्षण से लेकर तमाम जो लंबित मामले हैं उनका भी निस्तारण करने का काम। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंसवाड़ा के पास एक बार फिर से बाधित हो गया है। बांसवाड़ा के पास मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों से केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती के मामले में स्पीकर ने बड़े संकेत दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट आपने तय समय से पहले मिल सकती है। आपको बता दें 3 सितंबर को कमेटी का गठन करते हुए 1 माह में रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को घेरते हुए कहा कि जो आरोप करण माहरा लगा रहे हैं, यदि वो सही साबित नहीं हुए तो क्या प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने आकर माफी मांगेंगे। आपको बताते चले कि करण माहरा ने आरोप लगाया था कि विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती मामले में जांच कमेटी में शामिल 2 अधिकारी सरकार की सेवाओं में शामिल हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, अगर जांच प्रभावित नहीं होंगी तो क्या वो मीडिया पे आके माफी मांगेंगे? मेरा सीधा सवाल ये है। अगर उनको लगता है कि जांच प्रभावित नहीं हुई है तो क्या वो माफी मांगेंगे? इस तरह के सवाल अपने अफसरों पे करना जायज़ नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, सीरियस इशू है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। 2016 की भी बहालियाँ हैं, तब किसी ने कुछ सवाल क्यों नहीं उठाए? तो इसलिए इसको हम पॉलिटिकल इशू ना बनाएं और केवल जो हमारा विधानसभा है उसमें क्या हुआ है, नियम फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, उसकी जांच पर हम लोग। यूकेएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित हुए। उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन सुभाष रोड पर पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल के प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। रोके जाने से नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि छात्र संगठन विगत लंबे समय से यूकेएसएससी परीक्षा लीक विधानसभा में हुए बैकडोर नियुक्तियों के खिलाफ लगातार आंदोलनरत हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूकेएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विधानसभा में जितनी भी बैकडोर नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों के भी रद्द करने की मांग करें। मोहन भंडारी का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा महिलाओं को 30% आरक्षण पर रोक लगाई गई है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द अध्यादेश लाकर महिलाओं को 30% आरक्षण का लाभ दे।
बड़े लंबे समय से यूके SSSC में जो भर्ती घोटाला है उसके खिलाफ और जो विधानसभा में अवैध नियुक्तियां की गई है उसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूके SSSC की CBI जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ जो विधानसभा में जितनी भी भर्तियां नियुक्ति हुई हैं उनको हम रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो 30% महिला आरक्षण जो हाईकोर्ट द्वारा जिस पर रोक लगाई गई है उसको हम सरकार से मांग कर रहे हैं, उसके लिए जल्द से जल्द अध्यादेश लाया जाए और ठोस भू कानून की मांग उत्तराखंड में हो रही है, उसके लिए भी हम लोग आज ये घेराव कर रहे हैं। देखिए, सरकार को तो ये ज़रूरत कभी भी महसूस नहीं होगी कि CBI जांच कराई जाए, क्योंकि जितने भी लोग इसमें पकड़े गए हैं वो एक आम कर्मचारी और एक छोटे मोटे नेता हैं, लेकिन उन लोगों की यूके SSSC में इतनी बड़ी सेटिंग कैसे हो गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। कहीं ना कहीं इसमें किसी बड़े अधिकारी और नेताओं का हाथ होने का अंदेशा है और इसलिए ही सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। हम लोग चाहते हैं कि एक उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी में ये जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उत्तराखंड में सरकार मदरसों के सर्वे के साथ साथ वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीनों पर भी तेजी से सर्वे करा रही है। समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास का कहना है कि वक्फ बोर्ड की खाली जमीनों पर सरकार बड़े प्रोजेक्ट जैसे सोलर एनर्जी आदि को लगाकर राजस्व कमाने के साथ साथ रोजगार के रास्ते भी खोलेगी। वहीं मदरसों के सर्वे को लेकर भी चंदन रामदास कहते हैं कि सब तो देवबंद से ही फतवा जारी हो गया है, मदरसों का सर्वे हो और इसमें सभी सहयोग करें। चंदन रामदास कहते हैं कि जहां गड़बड़ होगी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार एक पारदर्शी व्यवस्था चाहती है। और हमने निर्देशित किया है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड की भूमि का चिन्हीकरण हो, कौन सी जमीन कहाँ है, किसके कब्जे में है, वहाँ क्या वास्तव में कोई अतिक्रमण हुआ है। तो प्रथम चरण में वक्फ बोर्ड और हमारी जो एजेंसीज हैं वो हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन का हम चिन्हीकरण करेंगे, उसकी बाउंड्री कराएंगे और आवश्यकता पड़ी जहाँ अतिक्रमण होगा, जहाँ अन्य चीज़ें होंगी, उनको हम तत्काल हटाने का काम भी करेंगे और उनमें हम योजनाएं भी बनाने के काम कर रहे हैं। देवबंद से भी फतवा जारी हुआ है कि मदरसों की सर्वे में सहयोग करें, न कि नकारात्मक रूप में ले। और मैं समझता हूँ कि अच्छी शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों की भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सर्वे कराना, जांच कराना और शिक्षा विभाग से मान्यता लेना, ये सकारात्मक कदम है। इसकी पहल आगे भी होनी चाहिए। राजधानी देहरादून में कछुए की चाल से हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर बीजेपी के विधायक ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वह स्मार्ट सिटी के कार्य पर रहे ठेकेदारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर का रास्ता दिखाया। साफ है कि लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर खुद सरकार भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी में हो रहे कार्यों का संज्ञान लिया। वहीं राजपुर के विधायक खजान दास ने सोमवार को स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और इसी दौरान राजधानी देहरादून के पार्षद ने भी बैठक में हिस्सा लिया और अपने क्षेत्र की समस्या को विभाग के सामने रखा। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल और UPCL शामिल थे। तो वहीं विधायक ने कहा कि अब स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के लिए बदलाव किए गए हैं और बहुत जल्द स्मार्ट सिटी का कार्य संपन्न किया जाएगा। मिलकर के आज जो एक अहम बैठक थी जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को यहाँ इस बैठक में बुलाया गया था और स्मार्ट सिटी से संबंधित हमारे व्यापारी जो प्रतिनिधिगण हैं उनको इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। और मैंने भी पहले जो बैठक ली थी वो एक बड़ी बैठक थी और उस पर भी कहा गया था कि आप 25 सितंबर तक कार्य को पूरा करेंगे, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। और मैंने भी ये चेतावनी देखी, हो सकता है कि मुझे भी धरने पर न बैठना। राजकीय सेवा में प्रमोशन में आरक्षण के लिए कैडर वाइज रोस्टर बनाए जाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्मिक की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति RC खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार से यह बताने को भी कहा है कि साल 2016 में सरकार को दी गई जस्टिस इरशाद हुसैन की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तिथि नियत की गई है।
ये याचिका जो आज उत्तराखंड सचिवालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संगठन के द्वारा फाइल की गई है, इसमें सिर्फ यही मांग की गई है कि जो 28 जनवरी 2022 का जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार सरकार को कैडर वाइज रोस्टर प्रिपेयर करना है। सरकार के द्वारा 2012 में इंदु कुमार पांडे की कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसके बाद सरकार के द्वारा जस्टिस इरशाद हुसैन कमीशन बनाया गया, जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज न्यायालय ने सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और साथ में ये भी पूछा है सरकार से कि जस्टिस इरशाद हुसैन कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा क्या। चंपावत में भारी बारिश से टनकपुर चंपावत हाईवे बाधित हो गया था, जिससे करीब 24 घंटे बाद खोल दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा एनएच के अधिकारियों के साथ स्वाला अमूड़ी सड़क पर स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां से स्वाला अमूड़ी मार्ग के माध्यम से यातायात खोल दिया गया है, जिसके बाद उस स्थान से वाहनों की सुरक्षात्मक रूप से निकासी कराई गई है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा स्वाला के निकट मार्ग खुल जाने के बाद एनएच के अधिकारियों के साथ चलथी और टनकपुर मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, चंपावत के पर्वतीय क्षेत्रों के तराई क्षेत्र से जोड़ने वाला टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से स्थानीय व्यापारी और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में यात्रियों को 130 से 140 किलोमीटर लंबे रूट से होकर सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन का पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल हो सके। जो बारिश आई थी तो कल से ये सुबह से ही बंद है, तो अभी ये खोल दिया गया है मोटर व्हीकल्स के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस एंड ट्रक्स हैं, लॉजिस्टिक्स का ये मेन रूट है और पिथौरागढ़ जाने का मेन रास्ता भी है। तो अभी ये खोल दिया गया है और ऐसे हमारे 28 पॉइंट्स हैं पूरे चंपावत में, जिनका 190 करोड़ प्लस का भारत सरकार में डीपीआर गया हुआ है। अगर वो जल्दी सैंक्शन कर दें तो ये आगे हमें दिक्कतें नहीं। कोटेश्वर बांध परियोजना से प्रभावित प्याल गांव के काश्तकारों से पूर्ण विस्थापन की मांग को लेकर 0 पॉइंट कोटेश्वर डैम रोड पर चक्का जाम किया। धरने में बैठे प्रभावितों ने टीएचडीसी प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2010 से कोटेश्वर डैम की झील बनने के बाद से गांव में भूस्खलन और भूधसाव को हो रहा है, जिसके चलते करीब 50 परिवार खतरे में जद में आ रहे हैं, विस्थापन की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं मानने पर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। 2010 में कोटेश्वर बांध की झील भरी थी, तब से हमारे गांव में प्याल गांव में भूधसाव स्टार्ट होने लगे। जैसे जमीनें फटने, मकान फटने स्टार्ट हुई। उसके बाद हम 2011 में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम साहब पुनर्वास एक्शन और टीडी के साथ एक समझौता पत्र हुआ। इसके लिए एक्सपर्ट टीम द्वारा बताया गया कि एक एक्सपर्ट टीम आपके गाँव में आएगी, निरीक्षण करेगी, वो जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के आधार पर प्याल गाँव का विस्थापन होगा। तो 2013, 15, 16 में टीम लगा, 3 बार टीम आई, उसने निरीक्षण किया और प्याल गाँव को 8 साल तक अन्यथा विस्थापन करने की संतुष्टि उत्तराखंड सरकार को दे दी। उसके बाद टीडीसी और पुनर्वास विभाग द्वारा 8 किलोमीटर पर प्याल गाँव में पिलर लगाए गए। उसके बाद पुनर्वास विभाग ने अपना काम किया, भवनों का मूल्यांकन किया, सब कुछ किया और डिमांड ड्राफ्ट टीडीसी को सौंप दी। पड़ गए हैं और मकान टूट गए, सारे मकान पे हर चौक पे दरारें आ गई और हम वैसे कब तक खाएंगे? हमारे तो राशन सब दुकान से आ रहे, हमारे यहाँ कुछ नहीं, कुछ ना, हम ऐसे बैठे हैं। अगर हमारे ऊपर वो नहीं, मजबूरी नहीं है तो क्यों बैठे हम यहाँ रोड पे हैं? हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं, हमको ऐसे बैठ रहे कि कोई टीडीसी वाला कोई सुन ही नहीं रहे हैं। हमने आज तक ऐसे बोले कि चलो कोई बात नहीं है, ये करेंगे। जब ये कर ही नहीं रहे, टीम को बुला रहे हैं, भेज रहे हैं, देख रहे हैं, कोई सड़क से देख रहे हैं, अंदर मकान देख चुके हैं ये लोग, पर ये लोग ये नहीं सुन रहे कि कैसे रह रहे हैं, क्या रहे। अगर कल हमारे बच्चे अंदर दबेंगे या हम पे कुछ हुआ। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।